हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। इसमें हम अपने पी वाई क्यू से रिलेटेड करेंगे और हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो इसमें देखो हमें प्रीपोजिशंस एंड डिटरमाइंस हमें फुलफ़िल करने हैं इसमें। तो इसकी डायरेक्शंस को भी आप चेक कर सकते हो या फिर आप चाहो तो सीधा इसके आंसर भी कर सकते हो, क्योंकि दिख रहा है हमें प्रीपोजिशन इसमें फिल करना है। तो फर्स्ट देखो हमारे पास है राहुल मस्ट हैव रिसीव द ड्यू बाय नाउ। अब ये एक पूरा फ्रेज होता है। अब देखो राहुल मस्ट हैव रिसीव द ड्यू नाउ। अब ये फ्रेजेस होगा किसमें? बाय नाउ की फॉर्म में होगा ये। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका भी देखो एक रीज़न है। इसमें देखो कोई भी हम काम करते हैं ना, तो उससे पहले हमें एक फ्रेज़ यूज़ करना पड़ता है बाय नाउ, यानी इस टाइम से पहले। तो राहुल मस्ट हैव रिसीव द ड्यूज़, राहुल को रिसीव हुआ था जो भी उसके ड्यूज़ थे बाय नाउ, इस टाइम से पहले। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाय नाउ। करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव कम। अब देखो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव कम। अब हाउ मैनी आया है, हमें भी पता है हाउ मैनी आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स में से हम भी होते हैं कम, यू हम में भी किया गया है यू फॉर द प्रोग्राम। तो उसके साथ क्या आता है हमारा अलोंग विद आता है। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव कम अलोंग विद यू फॉर द प्रोग्राम। एकदम परफेक्ट भी जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग भी आप सेंटेंस को पढ़ करके भी कर सकते हो। अलोंग विद को हम टुगेदर विद भी बोल देते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा चीज़ें होती है तो उसके लिए हम अलोंग विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यू नीड टू मेक अदर फील दैट वोट यू आर सेकेंड नन। अब देखो इसमें ये एक फ्रेज़ होता है सेकंड, हमें भी पता है फर्स्ट सेकंड ये कोई भी हमारे नंबर्स होते हैं तो उसके बाद हम टू लगाते हैं। तो सेकंड टू नन, सेकंड टू नन का मतलब होता है कि आपके जैसा कोई भी, नो बेटर यू मान के चल सकते हो। ऐसे यू नीड टू मेक अदर्स फील, कि तुम्हें दूसरों को फील कराने की कोई नीड नहीं है। दैट यू आर द सेकंड टू नन, क्योंकि तुम अपने आप में एक ही यूनिक हो। राइट। नेक्स्ट है स्कॉलर्स आर ऑफ्टन कोट ऑन द हॉर्न्स ऑफ। अब यहाँ पे देखो हम सबको मैच करके देखते हैं। द हॉर्न्स ऑफ दैट दलाइमा। अब ये दलाइमा का मतलब होता है कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएशन या कोई भी कन्फ्यूजन क्वेश्चंस में या कोई भी कन्फ्यूजन पजल्स में हम स्टक हो जाते हैं उसमें। देखो हॉर्न्स ऑफ सम डिलाइमा नहीं होता है। अब ये डिलाइमा एक स्पेसिफिक वर्ड है। आर डिलाइमा, एक डिलाइमा, फ्यू डिलाइमा तो होता ही नहीं है। स्पेसिफिक वर्ड के लिए नहीं, डिफाइनाइट वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं तब। तो स्कॉलर्स आर, जो भी स्कॉलर्स रहते हैं वो ज़्यादातर हॉर्न्स ऑफ द डिलाइमा में फंसे रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये पूछा गया है एमिड फ्यू इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। अब फ्यू इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, अब वायलेंस कहीं पे भी हुआ है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो देखो द हमारे पास आया नहीं है, एन होता नहीं है, राइट। आर्टिकल आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो हुआ है, सम होता नहीं है, राइट। या तो आ होता है, आ द, या सिर्फ सीधा फ्यू होता है, राइट। हमने ये तीन चीज़ें फ्यू है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, राइट। तो इसमें हो जाएगा कुछ। और ये एक फ्रेज भी है एमिड अ फ्यू इंसिडेंट ऑफ वायलेंस द वोटिंग वेंट ऑन वेल। तो ये जो इतना सा ऊपर ऊपर का स्टेटमेंट है ना, ये हमारा एक फिक्स फ्रेज होता है, राइट। एमिड अ फ्यू इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, जैसे कि किसी भी हिस्ट्री की बुक्स में भी अगर आप रीडिंग करते हो तो उसमें भी आप पढ़ते होंगे एमिड अ फ्यू इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये तो बिल्कुल सिंपल है। यूनिवर्सिटी को हम जो प्रोनाउंसिएशन करते थे उसको कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आएगा ये यूनिवर्सिटी, यहाँ पे नहीं। तो देखो द यूनिवर्सिटी होता नहीं, किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कि सम नहीं होगा और एन आएगा ही नहीं। तो
आ हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। आ यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग की जगह होती है। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ के बाद क्या आएगा? आ मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रिडिक्शन। अब ये करेक्ट जा रहा है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें भी हम जैसे करते हैं तो। और ये भी एक हमारा इतना इतना एक फ्रेज़ है, आ मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रिडिक्शन। तो इसमें देखो एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ आ प्रिडिक्शन, नहीं द प्रिडिक्शन होगा, क्योंकि ये स्पेसिफाई प्रिडिक्शन इन द मैन की बात कर रहा है कि एजुकेशन एक मैनिफेस्टेशन ऑफ आ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन के अंदर रहती है। सम होगा नहीं, टू होगा नहीं, राइट। नेक्स्ट है इंट्री। अब देखो इंट्री के साथ वैसे हम इनटू नहीं लगाते हैं, तो इंट्री ऑफ लगाएंगे, लेकिन हम उससे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। एंट्री द बिल्डिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, यानी वो बिल्डिंग में एंट्री बंद थी, यानी हमारा फिजिकल मोशन हो रहा था, अगर वो बंद नहीं होती तो हम जाते ना उसके अंदर। फिजिकल मोशन की बात कर रहा है, तो फिजिकल मोशन में एंट्री के साथ इनटू आएगा। एंट्री इनटू द बिल्डिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। नेक्स्ट है हमारे पास रंजीत हैज़ बीन इलेक्टेड एज आ, सीधा ही दिख रहा है, अ लीडर ऑफ द ग्रुप, और वैसे भी एक फ्रेज भी बन रहा है, अ लीडर ऑफ द ग्रुप, राइट। तो द नहीं आएगा, रंजीत हैज़ इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप तो होता ही नहीं है, आ लीडर ऑफ ग्रुप होगा, एन आएगा नहीं, प्रोनाउंसिएशन सम आएगा नहीं, राइट। नेक्स्ट है हमारा सम परफॉर्मेंस वॉज डीमोन्स्ट्रेटेड किसके द्वारा, और वैसे भी देखो सम सिस्टम, ये हमें दिख रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारा पैसिव में जा रहा है, और पैसिव में हमें भी पता है कि किसी भी सेंटेंस का अगर हम एंड करते हैं तो उसमें हम बाई यूज़ करते हैं, तो द सिस्टम वॉज डीमोन्स्ट्रेटेड, और वैसे भी यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, वैसे भी दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, एट नहीं आता, इन नहीं आता, ये कुछ भी नहीं होगा। इन द ड्रॉप ऑफ न्यूर डिमोन्स्ट्रेटेड बाई द ड्रॉप जोन फ्रॉम हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है ऑर्डरिंग सेंटेंस के, वही PQRS है, लेकिन अब की बार हमारे पास लॉन्ग स्टेटमेंट आ गए हैं, ठीक है। अब लॉन्ग स्टेटमेंट को हमें कैसे क्या टैकल करना है वो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हम S1 को पढ़ेंगे, फिर इसके ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस में हमें क्या हिंट मिल रहा है उस अकॉर्डिंग हम अपना रिस्पॉन्स करेंगे। आ लाइसेंस हु वॉन्ट्स टू सरेंडर हिज लाइसेंस सेल अप्लाई इन फ्रॉम एक्स टू लाइसेंस ऑफिसर। एक्स का मतलब किसी पर्सन के लिए, कि लाइसेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सरेंडर की जाती है किसको, अप्लाई करने के लिए जो लाइसेंस ऑफिसर होते हैं ना, वो वहाँ पे उसको अप्लाई करना रहता है, राइट। तो इससे रिलेटेड देखो सबसे पहले P है, फिर S, तो इसका मतलब S के हमारे पास 75% वेटेज है और इसके पास 25 है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा इसमें विनर होगा हमारे पास। तो इसमें देखो, वैसे तो देखो जो 75 ज़्यादा वेटेज एरिया कवर करता है तो वो होता है, लेकिन फिर भी हमें एक बार क्रॉस चेक करनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। दिस सेल नोट एंटिटी द लाइसेंस टू एनी कंपनसेशन बाय वे ऑफ लाइसेंस फी इन एनी फॉर्म। अब देखो फॉर्म की बात की, इसने द लाइसेंस किया है, ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सही है ना, क्योंकि लाइसेंस का ऊपर हमने मेंशन किया है, फिर हम द लाइसेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन हमें एस और पढ़ना पड़ेगा कि जो लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ होता है, किसके द्वारा किया जाता है, किसी मैन के द्वारा किया जाता है, जो लाइसेंस बनता है लाइसेंसिंग ऑफिसर के अंडर में। तो नेक्स्ट हमारे पास है द एप्लीकेशन शैल बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ शॉक इन फॉर्म वी। अब देखो फॉर्म एक्स की बात हुई है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे फॉर्म वी का मतलब होता है कोई भी है ना करके। द एप्लीकेशन शैल बी कॉम्पेंड बाय द डिक्लेरेशन
ऑफ स्टॉक। अब ये जो फॉर्म रहता है, ये जो एप्लीकेशन रहती है, वो डिक्लेयर भी तो की जाती है ना। तो इस हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी आप पी को पढ़ के देखो, दिस सेल नोट द एंटिटी, तो इस हिसाब से हमारे पास ये दिस नहीं आना चाहिए, राइट। दिस का पहले कौन, दिस इज नॉट एंटाइल द लाइसेंस, किसके बारे में बात करा, उसकी आइडेंटिफिकेशन, तो इसका मतलब पी तो नहीं होगा। अब हम एस को चेक करते हैं। एस के बाद हमारे पास आर आना चाहिए कि एस के बाद हमारे पास क्यू आना चाहिए। तो देखो इनका ज़्यादा 50% एरिया, राइट। और ये आर को देखते हैं। द लाइसेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्सेप्टेंस। अब देखो उसने तो वहाँ अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद डिक्लेरेशन हुआ है उस फॉर्म का, तो पहले ही थोड़ी ना टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेट की पहली चीज़ नहीं आएगी। तो हम पढ़ते हैं क्यू को। इफ़ द लाइसेंस ऑफिसर इज़ सेटिस्फाई होता है, हैव एक्सेप्ट द सरेंडर, अगर लाइसेंस वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर जो आपने सरेंडर किया उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस हिसाब से हमारे पास एस के बाद क्यों आना चाहिए। क्योंकि देखो पहले हमने हम किसी भी लाइसेंस को अगर सरेंडर करना चाहे तो हमें उस ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऑफिस में जाने के लिए उस जो भी डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है उसको फिल करने पड़ेगा। और अगर जो लाइजिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाई हो जाता है हमारे सरेंडर से, तो उसके बाद क्या हो सकता है, आर या पी। उसके बाद द लाइसेंस शैल बी डीम टू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपेक्टेंस, कि वो पहले से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या फिर दिस इज ऑल इंटायर द लाइसेंस इन एनी कंपनसेशन बाय वे ऑफ लाइसेंस फी इन एनी फॉर्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले उसको अगर हमने सरेंडर कर दिया है तो उसको पहले वो पढ़ेगा, डीम टू द टर्मिनेटेड डेट ऑफ सच एक्सेप्टेंस को वो पढ़ेगा। तो उसके बाद हमारे पास आर होना चाहिए। अब आर के बाद हमें पता है एक एक चीज़ बचा है, पी होना चाहिए कि दिस जो हमने ये टर्मिनेट किया है इसको, दिस सेड नोट entitle the license to any compensation by the way of license fee in any form। और जब सरेंडर करते तो उसमें कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई वे नहीं है कि उसमें कोई भी फ़ी एनी फॉर्म के रिगार्डिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका लास्ट है, द लाइसेंस हु हैज़ सरेंडर, जो लाइसेंस सरेंडर कर दिया गया, हिज लाइसेंस शैल बी अलाउड टू सेल द एंटीक्वाइटीज डिक्लेरेशन टू द अनदर लाइसेंस और द रिकॉग्नाइजेशन म्यूजियम इन इंडिया। या तो उस लाइसेंस को किसी नेक्स्ट पर्सन को असाइन कर दिया जाता है या फिर उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है म्यूजियम इन इंडिया में। कोई अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसको कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करेंगे, तो उस बेसिस पे रीडिंग स्किल बेटर होगी, तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा हैज़ अचीव्ड द सेकंड रैंक अमंग द स्टेट इन लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 रिपोर्ट में। अब देखो हरियाणा ने ये स्पेसिफाइक चीज़ को वहाँ पे क्या किया, अचीव किया सेकंड रैंक को। लास्ट में जो रैंक आई है लीड 2020 फ्रेमवर्क इवैक्यूएट स्टेट यूटी एंड 21 इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग 17 पार्टिसिपेशन एंड 4 ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंडिकेटर्स हैं हमारे पास इसमें लिए गए। तो इस हिसाब से देखो पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं, यानी इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारे पास क्यू का 50% चांस है, राइट, और इसके हमारे पास 25 और 25 है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ो, अदरवाइज़ आप इन दोनों ऑप्शनों में से जल्दी से पढ़ के किसी भी एक ऑप्शन पे क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हो, तो इसमें आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं करेक्ट होने के। तो देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा क्यू। द स्टेट हैज़ टेकन a leap from the 6th overall position in the previous evaluation in 2019। अब ये सही कह रहा है कि जो द स्टेट किसके लिए है, हरियाणा के लिए है, कि इसने जो पिछले साल 2019 में हुआ था उसमें इसने 6th रैंकिंग हासिल की थी, तो सही है। अब ये क्या कर रहा है कि उसी चीज़ को
कंपेयर कर रहा है, राइट। सिक्स्थ आया था, फिर सेकंड आया था, फिर रिजल्ट होता है, फिर रिजल्ट, राइट। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे इसका क्या है, सेकंड, सॉरी, जो भी हमारे पास एक फिक्स स्टेटमेंट है उस हिसाब से जो फर्स्ट पोजीशन बननी चाहिए वो उसका प्रीवियस होना चाहिए ताकि उससे हम कंपेयर कर सकें। तो क्यों सही जा रहा है, एस देखो, द रिपोर्ट्स एम, अब कौन सी रिपोर्ट, एम्स टू एंड रैंक स्टेट यूज बेस्ड इफिशियंसी विद दियर लॉजिस्टिक्स एंड इनिशिएटिव टेकन। अब देखो हमारे पास रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी अभी तक हमने ऐसा कुछ क्या है कि रिपोर्ट्स तो अब हमारे पास आई है, लेकिन हम इफ़िशियंसी से लॉजिस्टिक्स के बारे में डिटरमाइन करें ऐसा कुछ हमें दिखाना है। हम उसके रीज़न पे आएंगे कि उसका रीज़न क्या रहा, रिपोर्ट का आउटकम क्या रहा, उस पर आएंगे, लेकिन एस हमारा सबसे पहला तो नहीं हो सकता, इतना हमें श्योर। तो सबसे पहला अगर एस नहीं हो सकता तो इसको डिलीट कर देंगे। फिर हम आते हैं आर पे, द इम्प्रूवमेंट इन द रैंकिंग रिफ्लेक्ट। अब पहले इम्प्रूवमेंट, अब ये सिक्स्थ के बारे में बताएगा तभी तो इम्प्रूवमेंट हुई होगी, तो इस हिसाब से हमारा ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्यू आना चाहिए, राइट। अब क्यू के बाद हमें पता है कि वो रैंकिंग की कंपैरिजन की बात करेगा, तो आर इसका बिल्कुल बेटर जा रहा है क्योंकि एस को हमने पढ़ लिया, एस आउटकम की बात कर रहा है, तो हमें पहले आउटकम पे नहीं पहुंचना है, राइट। तो पहले अगर हम आउटकम पे नहीं पहुंचेंगे तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से आर आ जाएगा। फिर पी आएगा, पी क्यों आएगा, क्योंकि देखो पी में क्या कहा है कि जो ये सिक्स्थ रैंकिंग आई थी उसकी 2019 में, दिस मेक हरियाणा आ टॉप परफॉर्मेंस इन द नदर्न क्लस्टर ऑफ लैंडलॉक स्टेट। अब ये लैंडलॉक स्टेट है क्योंकि इसके बाहर में कोई भी ऐसा पानी वानी या फिर जो ओशंस वगैरह होता है वो कुछ भी नहीं है, और चारों तरफ से स्टेट ही स्टेट घिरे हुए, तो ये इसको एक टॉप परफॉर्मेंस स्टेट देता है नदर्न पार्ट का, जो कि लैंडलॉक स्टेट है। तो हिसाब से ये इसी को ही इन्हेंस कर रहा है, मतलब इसी का ही रिजल्ट बता रहा है, तो इस हिसाब से पी होना चाहिए। और अगर ये पी है तो उसके बाद हमारे पास आउटकम आने चाहिए, तो आउटकम हमने देख ही लिया किस में आ रहा है, एस में आ रहा है, राइट। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 63, विंड पावर इज़ एन अनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। विंड पावर, हमें देखो जैसे जैसे हम सेंटेंस को पढ़ते जा रहे हैं हमारे पास हिंदी में उसका क्लिक होता जा रहा है, हमें उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो कि विंड पावर एक अनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी है, कि क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करवाती है बिना किसी नेगेटिव सेंस के, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाले सीन कुछ भी देखने को मिलता नहीं है, और हमें एनर्जी मिलती है वो भी बिल्कुल क्लीन। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एन एग्जाम्पल लास्ट में दिया जाता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो हम देखेंगे अपने ऑप्शंस को, वैसे तो मैंने आपको अब इसमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पी भी है, क्यू भी है, आर भी है और एस भी है, राइट। सबका इक्वल वेटेज है इसमें। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, पहले तो देखो हमें देखना है कि जो विंड एनर्जी है वो एक क्लीन एनर्जी को प्रोवाइड करवाती है, विंड पावर, तो उस हिसाब से कौन सा होना चाहिए। ड्यूरिंग द लास्ट डिके, ये हो सकता है कि उसने कंपेयर किया हो, द पावर प्रोडक्शन फ्रॉम द विंड डिक्रीज फ्रॉम मोर देन 25%, हो सकता है, पी को मान सकते हैं। अब देखो क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल दो आया है, राइट। लेकिन अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट होता तो मुश्किल होता, लेकिन इसने फर्स्ट स्टेटमेंट तो दिया हुआ, तो इसके भी चांसेस हमारे बनते हैं कि ऑल दो ऑफ विंड टर्बाइंस विंड पावर इज़ ऑलरेडी कोस्ट कॉम्पिटिटिव विद पावर प्रोडक्शन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में विंड पावर हमारी क्या कम कॉस्टली है, कि कॉस्टली कॉम्पिटिटिव विद पावर प्रोडक्शन फ्रॉम जो हम फॉसिल फ्यूल से करते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, राइट।
तो उस रिगार्डिंग इसने बात की है। नेक्स्ट है मच ऑफ द ग्रोथ वॉज इन यूरोपियन। अब यूरोपियन की बात की तो यूरोपियन को हम पहले नहीं लेके आएंगे, तो मतलब आर तो नहीं होगा, यूरोपियन से पहले कंपैरिजन थोड़ी ना करेंगे। पहले तो हम अपने विंड्स के कितने टाइप्स होते हैं, विंड्स क्या है, कैसे क्या होती है, वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें एस और देख लेते हैं। वन एक्सपर्ट कॉल्स विंड जनरेशन इज़ द फास्ट ग्रोविंग। अब वन एक्सपर्ट ने कहा है, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा है, तो एग्जांपल तो वो लास्ट में देगा, तो मतलब बी भी नहीं है। अब हमारे पास पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, इन दोनों में देखो देखो ड्यूरिंग द लास्ट डिके। अब ये किसी न किसी स्टेटमेंट को ले जाने के काम कर रहा है हमारा पी, राइट। हमारा पी किसी न किसी की लास्ट डिके पावर प्रोडक्शन इतना हुआ था। लेकिन क्यू में अगर हम देखेंगे तो वो विंड पावर को समझा रहा है कि विंड पावर में कैसे क्या होता है। तो ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस बाय द विंड डिपेंड्स ऑन फेवरेबल साइट्स फॉर द लोकेशन ऑफ विंड टर्बाइन। अब उसमें क्या होता है कि हमें, यद्यपि उसका कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हम करते हैं विंड पावर, वो डिपेंड होती है, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए उस लोकेशन की जहाँ पे विंड टर्बाइन की गई है। और विंड पावर इज़ ऑलरेडी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव विद द, इसमें कॉम्पिटिटिव यानी इसमें विंड पावर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इस हिसाब से हमारे पास पी नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। तो क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू के बाद एस आ सकता है कि हमने जो विंड टर्बाइन दिया है उसका उसने फिर एक एग्जांपल दिया है कि वन एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि विंड जनरेशन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड में। अब उसने वो एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल के बाद क्या किया है कि उसी एग्जांपल के साथ कि वर्ल्ड में करती है। तो ड्यूरिंग द लास्ट डिके पावर प्रोडक्शन फ्रॉम द विंड इंक्रीज मोर देन 25%। और जो विंड से पावर प्रोड्यूस हुई है उसमें 25 इंक्रीमेंट के, मतलब इसी में इसी चीज़ को एस में पी को जोड़ा गया। तो पी और एस का कहीं ना कहीं, मतलब एस के बाद पी का कहीं ना कहीं वो बन रहा है। और उसके बाद इसने उस वर्ड में जाने की कोशिश की कि अगर इंक्रीज़ हुआ है तो मच ऑफ द ग्रोथ कहाँ देखने को मिली है, यूरोप में, वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड 17,000 मेगावाट ऑफ द विंड पावर इज जनरेटेड किया गया। अब देखो, अब इसने, हमें भी पता है कि उसमें अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट हुआ है तो किसी न किसी इंक्रीमेंट वाले कंट्री का वो नाम ज़रूर लेगा, या फिर कोई भी कॉन्टिनेंटल का नाम ज़रूर लेगा। तो इसका मतलब हमें पी के बाद आर का सेंस बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इट इज़ बिलीव्ड इज़ inseparable from our societal aspirations। अब यहाँ पे देखो एजुकेशन के बारे में कहा है कि एजुकेशन हमारी बिलीव करती है इनसेपरेबल फ्रॉम द सोसाइटी से जो हमें इंस्पायरिंग मिलती है, और एक जो हमें इंस्पायरेबल रहती है उसके थ्रू वो चीज़ हमें एजुकेशन में देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से देखो बट का सेंस आया तो ये हमारे पास लास्ट में हो जाएगा। उस हिसाब से देखो आप एक चीज़, आप ये चीज़ भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लास्ट में कौन सा आना चाहिए, उस अकॉर्डिंग भी आइडेंटिफाई हमारे लिए करना ईजी हो जाता है। तो इसलिए आप लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो। बट फॉर अ मॉडर्न टेक्निकल माइंड दिस preoccupation with supreme spiritual knowledge may not hold such fascinations। मतलब जो भी हमारे माइंड में जो चीज़ें पहले से भरी हुई है वो हमारे मॉडर्न जो टेक्निकल माइंड है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ स्पिरिचुअल नॉलेज में होल्ड करके हम नहीं रख सकते, मतलब उसी चीज़ पे पैटर्न नहीं चलता है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो इस हिसाब से हम एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे वेटेज देखो हमारे पास आर है, एस है, क्यू है, आर का ज़्यादा है तो आर को पढ़ते हैं। एज दिस इंस्पिरेशन वर्ल्ड व्यू अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग विद द
चेंजिंग टाइम सो डज द मीनिंग फॉर एजुकेशन। अब देखो, एज दिस इंस्पिरेशन, एज दीज इंस्पिरेशन कौन सी है, इंस्पिरेशन कहाँ से आई है, जो सोसाइटी वाली इंस्पिरेशन है उसके बारे में बात करा। अब ये दीज हमारे लिए कहीं ना कहीं उसका काम कर रहा है कि ये कनेक्टिव होगा, किसी न किसी चीज़ से तो ये कनेक्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे देखो, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कनेक्ट हमारा इससे तो नहीं कर रहा, आर सोसाइटिकल इंस्पिरेशन तो नहीं है। तो इसीलिए हम आर को एक बार छोड़ देते हैं कि मे बी इसका 10% चांस हो कि ये इसी से रिलेट कर रहा हो, लेकिन इसके अलावा हम ये पढ़ लेते हैं। इट वॉज टू ओवरकम। अब ओवरकम करने की बात हो रही है, फाइनेट टू एग्जिस्ट। अब ये आ नहीं सकता। ओवरकम हम कब करते हैं, लास्ट में करते हैं, जब हम पैराग्राफ को क्लोज करना चाहते हैं कि ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, इसलिए हम इन सब चीज़ों को ओवरकम करके बाहर निकलना चाह रहे थे। मतलब ये एस लास्ट हो सकता है मे बी, लेकिन फर्स्ट तो होगा ही नहीं। तो इसके बाद हमारे पास क्यों बचा, आर को हम कैंसिल कर चुके हैं, 50% चांसेस थे, फिर भी कैंसिल हो गया है ये। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसा दीज का सेंस नहीं दे रहा है। अब हम क्यों में जाते हैं कि एन एशियन टाइम्स। अब ये हो सकता है, ये श्योर है, क्योंकि इसने पहले एजुकेशन का कहा कि बिलीव करते हैं हम अपनी सोसाइटिकल की इंस्पिरेशन पे, लेकिन इन एशियन टाइम्स में हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल देयर वाज अ डिस्टिंक्ट स्पिरिचुअल्स मीनिंग एसोसिएट विद दीज एजुकेशन। अब ये देखो, जो डिस्टिंग्विक स्पिरिचुअल मीनिंग एसोसिएट विद द एजुकेशन के थ्रू जो देयर वो, ये जो इंस्पिरेशन थी, जो स्पिरिचुअल मीनिंग था, वो ही इसी के लिए दीज आया है। तो क्यू और आर का तो पेयर बन रहा है, राइट। हमें आर का पेयर ही बनाना था, वो किसके साथ बन रहा है, क्यू के साथ। तो क्यू हमारे पास वैसे भी सीधा दिख रहा था, और एस हमारा लास्ट में आएगा, वो भी हमें दिख रहा था। तो इस हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। देखो, ये हो गया कि इसने एग्जांपल दिए, एसेंट टाइम की बात की, फिर इसने दीज इंस्पिरेशन जो कि वर्ल्ड व्यू अंडर को अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद द चेंजिंग टाइम्स सो डज द मीनिंग फॉर द एजुकेशन को उसने चेंज किया है, राइट। फिर उसके बाद आता है एजुकेशन एज मैनी वुड आर्ग्यू है वॉज द रियलाइजेशंस ऑफ द अल्टीमेट एंड द एब्सोल्यूट। ठीक है, इट वॉज द ओवरकम फैसिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, जो पहले से कर रहा था, ऑल अर्थली टेम्पटेशंस एंड डिज़ायर्स, कि जो टेम्पटेशंस है, जो डिज़ायर है, हर एक पर्सन के अलग अलग होती है। बट अब इसको उसने कॉन्ट्रैक्ट्स भी किया, बट फॉर द मॉडर्न एंड टेक्निकल माइंड क्या करता है, प्री ऑक्यूपेशन विद द सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि हमें पहले से जो नॉलेज मिली है हमारे पहले ऑक्यूपेशंस के थ्रू, में नोट होल्ड नहीं करके रख सकता आज की एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे हमारे पास आंसर मिल गया था, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको डिटेल में एनालिसिस करके क्वेश्चंस का आंसर करना है। नेक्स्ट है, ही registered colonial education not just become it came from the west। अब ये क्या है कि कॉलोनियल एजुकेशंस पे रजिस्ट किया हुआ है। रजिस्ट का मतलब ठहरा हुआ है वहीं पे, वहाँ से हिल नहीं रहा है, राइट। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, तो देखो इसमें पी भी है, एस क्यू भी। तो पी को देखते हैं, इनिशियली ही डिसलाइक। तो देखो इसके तो 90% चांस है, क्योंकि हम सबसे पहले इनिशियली की ही बात करते हैं। फॉर एग्जांपल बाद में आएगा कि रजिस्ट करता है, उससे पहले इनिशियल मतलब आ तो सकता है फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो किसी दूसरे स्टेटमेंट में। लेकिन अगर हमने पहले पी को पढ़ लिया है तो पी के अकॉर्डिंग क्यू नहीं आ सकता, तो क्यू बाद में आना चाहिए। तो क्यू तो हमारा पास आंसर होगा ही नहीं, इसको तो कट कर देते हैं। अब एस को देखते हैं, मोर एवर भी इसको ऐड करने के लिए आएगा, लेकिन हम किस में कंपैरिजन कर रहे हैं, पी और एस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पी का वेटेज ज़्यादा है, ना कि S1 से कंपैरिजन कर रहे हैं। आ सकता है आर, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के डिमांड पे। इनिशियली ही डिसलाइक इट्स इनहेरिएंट एस्टिमेट इज रिलेवेंस irrelevance as far as the needed of Indian ruler massive were concerned। कि इनिशियल में क्या होता था कि वो जो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था,
रजिस्ट किया हुआ था उस एजुकेशन पे जो कि वेस्टर्न साइड से आई थी, तो उसको वो डिसलाइक करता था, उसके इनहेरिटेंस को, उसके इररिलेवेंट जो भी नीडेड्स हैं, रूलर्स हैं, उसको वो क्या करता था, पसंद नहीं करता था। अब इसी के सपोर्ट में एक और बात हमें दिख रही है आर में। तो इस हिसाब से हमारा आर होना चाहिए, क्यू नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यू में तो इसने एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल तो हम बाद में देंगे, पहले जो पॉजिटिव टर्म्स होती है उनको हम ऐड करने की कोशिश करें। मोर एवर विद इज़ प्रोफाउंड पेडागोगिक। अब मोर एवर किसके लिए आता है? सेम चीज़ को ऐड ऑन करने के लिए। सेंसिटिव ही वुड सी द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। अब मोर एवर इसी के साथ विद द प्रोफाउंड पेडागोगिक सेंसिटिव जो आई है, ही कुड द डैमेजिंग करती है इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन को, वहाँ से डैमेज करती है, तो ये सही है। उसके बाद क्यों आ सकता है कि इसने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि फॉर एग्जाम्पल इट वॉज द डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ instructions because he felt that he was created a permanent bar between the highly educated few and the uneducated many। अब इसमें इसने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कॉलोनियल एजुकेशन को कैसे डैमेजिंग किया है, कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था किसी के लिए एक्सेप्ट करना कि वो सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश में हो, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे हैं जो छूट जाते हैं, किस में? परमानेंट बार बिटवीन, किस चीज़ में? कि कुछ तो हाईली एजुकेटेड होते हैं और कुछ अनएजुकेटेड होते हैं, जिसमें फ्यू एजुकेटेड मिलेंगे और मैनी अनएजुकेटेड देखने को मिलेंगे। सही है। उसके बाद एस ही ऑल्सो, अब इसी को इसने एग्जाम्पल को इसी में एड ऑन किया। ही ऑल्सो फेल्ट दैट द इंग्लिश मेड वन आ स्ट्रेंजर इन वंस आउन लैंड। और इंग्लिश ही उसमें एक क्या होगी? स्ट्रेंजर, यानी एक अजनबी हो गई उस चीज़ को समझ पाने के लिए। तो इसमें देखो आपको क्या चीज़ देखने के लिए, इनिशियली एग्जाम्पल दिया है, मोर एवर हुआ है, राइट, और फिर इसमें क्या हुआ है? ऑल्सो को ऐड किया गया है। तो देखो हमारे पास ये क्यू, पी क्यू आर एस, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा। अब आर क्यों नहीं होगा? पहले क्योंकि इसने एग्जाम्पल में कुछ ऐसी बात की है कि इंग्लिश ऐसी चीज़ है जिसको इसने डैमेज किया है, फिर इसको इसने एक स्ट्रेंजर भी बता दिया। बिसाइड इसके साथ साथ विद दिस काइंड ऑफ एजुकेशन वन कुड बी अप्रिशिएटेड द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर को भी ये रिप्रेजेंट करती है। तो इस हिसाब से जो अरेंजमेंट इसका था उस अकॉर्डिंग पी क्यू आर एस में ही हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, अ क्रप्स इज एन अबेंडेंट सोर्स ऑफ सैम्पल ऑफ इंग्लिश यूजेस। ठीक है, इंग्लिश यूजेस का करप्शन है। अब इसमें हम पढ़ते हैं इसको, हमारे पास क्यू है, एस सारे हैं, पी क्यू आर एस सभी हैं, तो सभी को पढ़ना पड़ेगा। देखो, इफ़ दिस इज़ टू बी ऑफ द मीनिंग दैट हैज़ बीन प्रीवियसली एक्सप्लेन। अब दिस किसके लिए है? इसके लिए है, क्रप्स के लिए। इज़ अबेंडेंट सोर्स है द सैम्पल ऑफ इंग्लिश यूजेस का। अब यदि इस दिस को मीनिंग हैज़ प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया गया हो, दे कांट जस्ट बी अ पिक्ड आउट ऑफ क्रप्स ऑफ एन रैंडम। तो उसमें से कोई भी रैंडम उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है, क्योंकि दिस इसके लिए आया है ना, ये दे आ नहीं सकता पहले, तो क्यों होगा नहीं, राइट। इफ़ दे कौन है हमें नहीं पता। सैम्पल्स ऑफ लैंग्वेज, अब लैंग्वेज कौन कौन सी है उसके बारे में हमें बताया नहीं है, हमें सिर्फ एक इंग्लिश के बारे में पता चला है, तो इस हिसाब से हमारे पास आर भी नहीं है। उसके बाद दिस इज़ बिकॉज द कॉन्टेक्स कब आता है? जब हम उसका सारांश करते हैं, यानी लास्ट का पैराग्राफ जब पढ़ते हैं ना, विल यूजुअली मेक अननेसेसरी टू स्पेल द मीनिंग आउट, तब करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो एस है ना वो लास्ट में ज़रूर आना चाहिए, राइट। तो लास्ट में एक के ही दिख रहा है, वो भी है।
तो इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। बाकी एक बार पढ़ लेते हैं। अब इसने कहा है कि प्रीवियसली में जो एक्सप्लेन किए, दे कांट जस्ट बी पिक्ड, उसमें से कोई चीज़ें पिक नहीं की जा सकती। अब देखो जो सैम्पल्स इसने दिए उसी की बात करा। इफ़ दे आर टू फंक्शंस एज एग्जाम्पल हाउ वेयर दे नीडेड टू आस्क जस्ट what is they are intended to be example of sample of language isolated from their natural context of use। अब देखो ये कॉन्टेक्स्ट आया है ना, और यहाँ पे द कॉन्टेक्स्ट आया है, तो हमें ये ऐसे भी पता चल रहा है कि ये लास्ट में ही आना। नॉर्मली एग्जाम्प्लीफाई वर्ड मीनिंग बट विल सिंपली शो वन इंटेंस ऑफ वर्ड एक्चुअल occurrence। This is because of the context will usually make it unnecessary to spell meaning out. It is not only the previously explained meaning of the word that we might want a sample to exemplify however, but also its canonical tendency को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो PQRS में था, PQRS के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट करके कर सकते हैं। वैसे वो इजी नहीं था, लेकिन हमें कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में उसमें पता चला, जिसकी वजह से हमने उसको इजी किया। तो उसमें क्या था, सबसे पहले प्रॉब्लम थी, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट्स किया, फिर उसको उसने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है historians have often explained religious and social reform in India in the 19th century as the result of Western impact upon the mind of man। अब देखो हिस्टोरिकल में क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जो सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में 19th सेंचुरी में, और वो भी कौन से पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में उसका इम्पैक्ट हुआ है मनुष्य के माइंड पे। तो अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका वेटेज ज़्यादा है, क्यू को देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैज़ गिवन वे टू अ सर्च फॉर द इंडिजीनियस सोर्स ऑफ सोशल चेंजेस। हो सकता है, एक बार के लिए मान लेते हैं, चलो। द नेक्स्ट है आर रिकॉग्नाइजिंग द मॉडर्निटी ऑफ ट्रांजिशन इज़ वन थिंग, हाउ एयर वेयर अंडरस्टैंड द intellectual process that produce indigenously generated change is another। अब देखो रिकॉग्नाइज द मॉडर्निटी। अब मॉडर्निटी की बात यहाँ पे हमारे पास अभी तक कुछ आई नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्यू में भी नहीं आया अभी तक, और ये हमारे पास किस में नहीं आया है, ये हमारे पास जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा है उसमें भी नहीं आया है, राइट। तो इसका मतलब आर तो पहले हो ही नहीं सकता, क्यू से भी पहले नहीं हो सकता ये तो। अदर्स हैव रिकॉग्नाइज, ये हो सकता है कि इसके बाद इसने रिकॉग्नाइज किया होगा, मतलब आर के बाद एस का पेयर बन रहा है कि अदर हैव रिकॉग्नाइज दैट दिस हैव इंटायरली टू सिंपल एंड एक्सप्लेन फॉर द इंटेलेक्चुअल एंड द सोशल चेंजेस दैट टुक प्लेस इन इंडिया एंड अदर प्लेसेस दैट फेल अंडर द फॉरेन कॉलोनियल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखो इस हिसाब से आर और एस का हमारे पास क्या होना चाहिए, आर और एस का एक हमारे पास पेयर होना चाहिए, राइट। लेकिन हमें पी को भी तो पढ़ना पड़ेगा, क्या पता चले कि हमारे पास जो आर और एस का जो भी पेयर बन रहा है, राइट, आर और एस का जो भी हमारे पास पेयर बन रहा है उसमें हमारे पास क्या पता क्यू भी आ जाए, लेकिन क्यू आर से पहले आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, क्यू और आर का तो पेयर बन रहा है, राइट, क्योंकि इन दोनों से हमें पता चला है कि क्यू पहले आना चाहिए। पी को और देखते हैं, पी देखते हैं, हमारे पास है विद दैट पर्पस। अब ये दैट पर्पस कौन सा पर्पस, वी सीक एनालाइज टू थॉट्स एंड एक्टिविटी इंडिविजुअल हु वर बोथ रिलीजियस रिफॉर्म एंड वर्नाकुलर पब्लिस्टिक्स में जो कहानी थी। देखो इसमें हमें चीज़ देखने को मिली है कि जो वेस्टर्न साइड में इम्पैक्ट हुआ है उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है, तो अदर्स हैव रिकॉग्नाइज,
एस सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि क्यू का भी कोई सेंस नहीं जा रहा, कौन सी इक्वेशन, राइट। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें सबसे पहले एस को लेना पड़ेगा, उस हिसाब से पहले आर आना चाहिए, लेकिन आर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम चलो एस को लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में एस ऑप्शन है, तो उसी हिसाब से जाना। अदर हैव रिकॉग्नाइज दैट दिस वॉज इंटायरली टू सिंपल एंड एक्सप्लेन फॉर द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल चेंजेस दैट द। अब देखो हमें पता चला है कि एस आएगा सबसे पहले, और हमें ये भी पता चला है कि क्यू के बाद आर आना चाहिए, राइट। और इसमें ये पता चला है कि विद द पर्पज़। अब पर्पज़ कब आता है, पर्पज़ तो हमें लास्ट में होता है कि ईच ऑफ दीज वर्नाकुलर यूजिंग रिफॉर्म। अब वर्नाकुलर हमारे पास इसमें है, तो इसका हिसाब से हमारे पास पी लास्ट में बनेगा, पी लास्ट में बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये थोड़ा सा है ना माइंड गेमिंग करते हैं इसमें, हर एक चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड उसमें अटैच कर दिया है इसमें, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी हिसाब से देखो, पहले वर्नाकुलर पॉसिबिलिटीज़ है, तो दीज वर्नाकुलर पॉसिबिलिटीज़ कौन सी जो इस पर्पज़ से आई है, हमें देखने को मिली है रिलीजियस रिफॉर्म से, तो इसका मतलब पी लास्ट में होगा और एस स्टार्टिंग में होगा। तो इस हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे कि अदर हैव रिकॉग्नाइज दैट द, ये जो पूरी कैनोनिकल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, द इक्वेशन ऑफ westernization and modernization has given way to search for the indigenous resources for social changes के लिए हमें वो चीज़, वो इक्वेशन हमें फाइंड हो चुकी है। फिर रिकॉग्नाइज द मॉडर्निटी। अब देखो जो मॉडर्निटी आया है ना, मॉडर्नाइजेशन से आया है, और यहाँ पे द आया है, तो इसके बाद क्यू के बाद आर का पेयर वैसे भी बन रहा है, तो इसी हिसाब से इसी को इन्हेंस किया मोर हाउ एवर करके। फिर उसके बाद लास्ट में पी हमें पर्पस देखने को मिला है, पी का लास्ट स्टेटमेंट से हमें अटैचमेंट दिख रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं 68। द कंट्री हैज़ एक्सपीरियंस अनप्रेसिडेंट इकोनॉमी डेवलप्ड सिंस द अडोप्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इन दिस ईयर 1999 में जो पॉलिसी आई है उसको एक्सपीरियंस किया गया है। तो हम देखते हैं, देखो एस का ज़्यादा वेटेज है, ठीक है, एस को पढ़ते हैं। फेस विद अ क्रिटिकल फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस द कंट्री अडोप्टेड द पॉलिसी इन द यूनियन बजट रिप्रेजेंट इन 1990। हो सकता है ये। उसके बाद आर पढ़ते हैं, आर है विद इन अ फ्यू ईयर्स हाउ ईयर। अब हाउ ईयर किसी भी पहले से स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए आएगा, कनेक्ट करने के लिए आएगा, तो देखो इसको द कंट्री हैज़ एक्सपीरियंस किया है, तो इसको भी कनेक्ट करने के लिए आ सकता है हमारे पास, राइट। लेकिन इसने कहा है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स हाउ ईयर द बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑफ द न्यूली अनाउंस पॉलिसी बिकेम मैनिफेस्ट थ्रू हायर जीडीपी एंड द थ्राइव इकोनॉमी। अब ये देखो हमने जीडीपी है ना, या अनाउंसमेंट या बेनिफिशियल इम्पैक्ट, ये कुछ पढ़ा नहीं है, अनाउंसमेंट पॉलिसी के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। ऊपर वाले में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, उस हिसाब से एस अभी तक हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी बना हुआ है, ठीक है, एस हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बना हुआ है। उसके बाद क्यों देखते हैं, इन द मीडिएट आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, और रिजल्ट कब देखते हैं हम, तो लास्ट में देखते हैं, राइट। तो ये होगा नहीं, तो इस हिसाब से एस होगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब एस देखते हैं, फेस विद द क्रिटिकल फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ है, द कंट्री अडोप्ट किया पॉलिसी को यूनियन बजट रिप्रेजेंट जो 1999 में हुआ है, और जो 1999 में जो पॉलिसी हुई है उसका रिजल्ट आया है इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ द न्यूली अनाउंस पॉलिसी। यानी जो ये 1999 वाली पॉलिसी जो अभी अनाउंस हुई है, देयर वॉज एप्रीहेंसिव इन द माइंड्स ऑफ द पीपल्स, जो कि अभी तक माइंड्स ऑफ द पीपल में घूम रही है, तो इस हिसाब से ए होना चाहिए, सी नहीं होगा। उसके बाद आर आएगा कि माइंड्स ऑफ पीपल में जो ये पॉलिसी घूम रही है न्यूली, तो अ फ्यू ईयर्स हाउ ईयर द बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑफ अ न्यूली अनाउंस पॉलिसी। अब देखो द है, द किसके लिए है, इसी के लिए है, न्यूली अनाउंस पॉलिसी के लिए।
बिकेम मैनिफेस्ट, हायर जीडीपी कर सकती है, थ्राइव इकोनॉमी और ज़्यादा उससे बूस्ट कर सकती है, आ आएगा। उसके बाद द मिडिल क्लास हैव, अब जैसे ही ये इकोनॉमी बूस्ट करेगी तो मिडिल क्लास क्या करेगी, हैव बीन द ग्रेटेस्ट बेनिफिशरी ऑफ द पॉलिसी, उसको मिलेगी, हु टुडे इंजॉय फॉर ग्रेटर लेवल्स ऑफ इनकम देन दियर प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन करके बताया। तो अगर ऐसा होगा, इफ़ द कंट्री ड्रीम्स ऑफ सच लार्जर इकोनॉमी टुडे हो जाती है, मच ऑफ द ऑप्टिमिज्म, जो कि जिनको इससे ऑप्टिमिज्म था, आशावादी थी, विश थी, होप थी, राइट, इज़ ड्यू टू पॉलिसी चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1999 में, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, विद वाइड स्प्रेड स्पिरिचुअल कवरेज, डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड द एम्बल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, जिसको बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, एम्बल एक्सेस स्टोरीज़ कि जो बिज़नेस के थ्रू एक्टिविटीज़ देखने को मिली है, वो ज़्यादातर हमें ये चीज़ें देखनी। तो इस हिसाब से देखो हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, तो सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। इट हैज़ सेलिब्रेटेड इस सेंट्रिमल वेरी रिसेंटली, हो सकता है। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड अराउंड द रोनेल्ड रोहेंडले प्रिंसिपल एंड रेफेंसिनेन मॉडल इन वेक ऑफ मिस्टीरियस ऑफ प्लीजेंटली। अब देखो पी के कंपैरिजन में हमें क्यू के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, राइट, कि कहीं ना कहीं क्यू पहले आना चाहिए। सेलिब्रेट तो हम बाद में करेंगे ना, कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो प्रोबेबली है वो सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट है। तो जो ये स्ट्रक्चर है ये किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, तो मतलब पहले क्यू आना चाहिए। तो पी से पहले क्यू आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और पी से पहले क्यू आना चाहिए तो ये भी नहीं होगा, राइट। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे है इट इज़, यहाँ पे देखो हमने क्यू पढ़ लिया, उसके बाद आर, इट इज़ टर्म एज द इकोनॉमिक मिरेकल ऑफ द लास्ट सेंचुरी। अब जो इसमें जो टर्म यूज़ किया गया है इकोनॉमिक मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है एकदम सरप्राइजली कोई चीज़, अमेजिंग चीज़ हो जाना। नेक्स्ट है उसके बाद जब इसको, इट इज़ सेलिब्रेटेड इज़ द सेंचुरी एवरी, रिसेंटली इसको किया गया, एवरी सिंस द ऑफिशियली पोस्टपोन्ड एक्ट 904 द मूवमेंट हैज़ पास थ्रू अ नंबर ऑफ द फेजेस में उसको कंप्लीट किया गया। कोऑपरेटिव, अब देखो कोऑपरेटिव इसमें कहीं ना कहीं टर्म हमारे यूज़ हुआ है, ऑफिशियली रिस्पॉन्ड द पास थ्रू मूवमेंट, ऊपर वाले मूवमेंट, has been recognized in the area like credit, marketing, distribution, dairy development, industrial sugar and so on। so on का मतलब ऐसे 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 डेवलप होता है। तो लास्ट में हमारे पास एस आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एवर सिंस द ऑफिशियल रिस्पॉन्ड एक्ट 904 द मूवमेंट हैज़ पास थ्रू हुआ है अ नंबर ऑफ फेजेस, बहुत सारे नंबर ऑफ फेजेस में वो पास थ्रू हुआ। तो वो कौन कौन से फेजेस होंगे, वो कोऑपरेटिव में जो क्रेडिट हो गया, मार्केटिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डेयरी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डेयरी डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, शुगर हो गया, एग्रीकल्चर होगा, उसमें हमें चीज़ें देखने को मिली है। तो लास्ट में ऐसा है। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डीजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीज़ और रेदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मार्क्स डेमोलॉजिकल ट्रांजिशन इनटू द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब देखो डीजेनरेटिव और मैन मेड, अब कुछ तो हमें जो भी पूर्वज रहते हैं वहाँ से डीजेनरेट या डीएनए के थ्रू मिली, और कुछ मैन मेड के द्वारा बना दी गई है, जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हो गए उस अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, तो देखो हम देखते हैं हमारे पास पी का वेटेज ज़्यादा है, तो पी को देखते हैं। स्कॉलर रिटायर्ड दैट डेमोक्ली ट्रांजिशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन दीज डिजीज पैटर्न आर इन
एवेटेबल भी हो सकता है, चांसेस है कि स्कॉलर रिटायर्ड जो हो चुके हैं उन्होंने उसमें क्या किया है, बहुत चेंजेस करने की कोशिश की है। दिस ट्रांजिशन इज़ द रिजल्ट ऑफ रैपिड इंक्रीमेंट। अब देखो एक चीज़ हमें देखने को मिली है कि इस जो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें रिजल्ट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले। अब रिजल्ट जो आता है वो लास्ट में आता है, तो क्यों हमारा कहीं ना कहीं लास्ट होना चाहिए, और क्यों और लास्ट वाले का पेयर और बना के देख लेते हैं कि द रिजल्ट रैपिड इंक्रीमेंट इन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो देखने को मिला है, दिस ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन, ये वाला, दिस ट्रांजिशन इज़ द रिजल्ट ऑफ ये वाला, has led to the rise of living standard in general wherever people enjoy sedimentary lifestyle with good socio-economic profile। तो एकदम गुड जा रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लास्ट में क्यों होना चाहिए, तो क्यों सिर्फ एक में ही है, तो हमें ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक चीज़ से ही पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं, चलो इसमें हमें पता चल गया लास्ट में क्यों आएगा, तो ए बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो स्कॉलर्स इनविटेबल है, फिर उसके बाद आएगा एस ओमरस इपीडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन जो थ्योरी है। अब ये थ्योरी के बारे में तो डिस्कस करेगा ही क्योंकि उन्होंने उसमें अहम रोल निभाया है। 1971 portrayed a clear picture of the changing pattern of disease prevented all over the world। ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमें उसका पैटर्न चेंज दिखाई देने को मिला है। अब इसने एक चीज़ की बात की है, क्या कि हाँ थ्योरी, ट्रांजिशन थ्योरी। अब ये ट्रांजिशन थ्योरी आई है, अब ये ट्रांजिशन थ्योरी कहाँ से आई है, इसने पहले आर्ग्यू दैट द डिजीज पैटर्न इज शिफ्टेड फ्रॉम द प्री-मोर्डिनेंस ऑफ द इन्फेक्शंस एंड द पैरासिटिक डिजीज़ टू क्रोनिक एंड द मैन मेड डिजीज़ जो बनाई गई। अभी यहाँ पे देखो ऊपर ही ऊपर बात हुई थी मैन मेड की और डीजनरेटिव की, तो इस हिसाब से एस और आर का पेयर बन रहा है, एस और आर का पेयर बन गया है हमारे पास। तो उसके बाद दिस ट्रांजिशन जो हमने इस थ्योरी में देखने को मिला है, उस ट्रांजिशन में रिज़ल्ट देखने को मिला है रैपिड इंक्रीमेंट इन अर्बन में भी और इंडस्ट्री में भी चेंज देखने को मिला है। और इससे क्या चीज़ हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो जनरल हो चुका है, जहाँ पे पीपल इंजॉय और सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल को गुड सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल बना चुके हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। और वैसे भी इस रिगार्डिंग जो थ्योरी वाइज रहता है, तो उस रिगार्डिंग जो हमारे तरुण सर है उन्होंने भी आज एक कॉम्प्रिहेंशन करवाया है, तो वो भी आप जा कर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।